So, first of all, we have the question. आपके screen पे आ गया हुआ है question. Just read this question. Very simple question. Yet many of you have made a mistake. इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ते हैं. क्या है कि a thin plastic rod is bent into a. Just a minute. Let me change the view so that I can. ये क्वेश्चन दिख रहा है ना आप लोगों को? ओके, इसको तो आप लोग देखिए. मैं यहाँ पे कुछ सेटिंग्स को चेंज कर रहा हूँ. Now see the questions. So let's start this. A thin plastic rod is bent into a circular ring of radius r. It is uniformly charged with charge density lambda. The magnitude of the electric field at its center is. सबसे पहली बात है कि आपको एक प्लास्टिक रॉड है और जो सर्कुलर रिंग है. तो जैसे ही आप प्लास्टिक रॉड की बात करते हैं तो प्लास्टिक रॉड इज ऑब्वियसली आपका कंडक्टर नहीं है, यानी कि जहां पे आप चार्ज डालेंगे वहीं पे चार्ज स्टोर होकर रह जाएगा. तो अगर मैं इसमें एक सर्कल ले लेता हूँ, दैट इज अ सर्कुलर रिंग, और इस सर्कुलर रिंग की बात करें तो आप इसके हर एक पॉइंट पर आप देखिए, इसके हर एक पॉइंट पे क्या है, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड. नाउ अगर हम चार्ज की वजह से इसके सेंटर पे फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सेंटर है हमारा और इस सेंटर पे फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विद अ स्मॉल एलिमेंट हियर. यहाँ पे जो आप एक छोटा सा एलिमेंट स्टार्ट करते हैं, इसको थोड़ा बड़ा करके देख रहा हूँ. यहाँ पे एक एलिमेंट लेंगे. तो इन चार्ज की वजह से, चूंकि ये लैम्डा है, सबका सब में चार्ज सेम होगा, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव और नेगेटिव है तो नेगेटिव. तो अगर मैं इस चार्ज की बात करता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा. इसके ठीक अपोजिट आप आ जाइए दिस साइड में, यानी कि इस पॉइंट पे. इस पॉइंट पे भी क्या होगा, चार्जेस सेम होंगे, क्योंकि जितना बड़ा आप चार्ज एलिमेंट यहाँ पे लेंगे उतना ही चार्ज एलिमेंट यहाँ पे लीजिए जस्ट इसके अपोजिट में. तो इसकी वजह से चार्ज यहाँ पे इस डायरेक्शन में होंगे. तो आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट पे इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, और इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन. यानी कि दोनों क्या करेगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा. द सेम वे हर एक पॉइंट के अपोजिट में एक दूसरा पॉइंट होगा जो कैंसिल आउट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड. यहाँ पे लेंगे तो यहाँ पे कैंसिल आउट करेगा, यहाँ पे लेंगे तो यहाँ ये वाला कैंसिल आउट करेगा. मीन हर एक पॉइंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको वेक्टरली कैंसिल आउट कर देगा अपोजिट पॉइंट. इट मींस एट द सेंटर देयर विल बी नो इलेक्ट्रिक फील्ड. सो द करेक्ट आंसर विल बी 0. नाउ we'll move to the next question. A very simple question. बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए था, बट many of you have made mistake. देखते क्या है कि 10 कैपेसिटर्स, ईच ऑफ कैपेसिटर्स 1 माइक्रोफैराड. 10 कैपेसिटर्स हैं, सबका कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैराड है. आर कनेक्टेड इन पैरेलल. सभी क्या है, पैरेलल में कनेक्टेड है. सो व्हाट वी हैव, 1 माइक्रोफैराड का हमारे माइक्रोफैराड का हमारे पास कैपेसिटर है, 10 कनेक्टेड इन पैरेलल. तो सिंपल सी बात है, आप एक क्विकली छोटा सा, जब भी कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो मैंने आपको कहा है बार बार, टाइम एंड अगेन, और मैं भी बोलता हूँ कि कोशिश कीजिए कि आपके जो कुछ डायग्राम पहले बना लीजिए क्विकली. इससे आपको आसान होगा हैंडल करने में. तो क्विकली आप कैपेसिटर है, तो 10 के 10 लिखने का कोई लॉजिक नहीं है. आप इसको डॉटेड लाइन से इसको ड्रॉ कर लीजिए. और दूसरी बात, जब मैंने आपको कहा है कि क्वेश्चन सबसे पहले आपके बैंड में बन जाना चाहिए, तो आप देखिए कि कैपेसिटर जो है पैरेलल में है, तो इसका मतलब क्या है. पैरेलल में कैपेसिटर क्या होता है, सिंपली अलजेब्रिकली उसको जोड़ देते हैं. सो 1 माइक्रोफैराड है आपका, 10 कैपेसिटर्स हैं, यानी क्या हो जाएगा 10 इंटू 1 माइक्रोफैराड, यानी कि दिस इज 10 माइक्रोफैराड इज योर कैपेसिटेंस. नाउ वी हैव टू सी इन क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा. क्वेश्चन इज आस्किंग दैट द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम इज इक्वल टू.
सिस्टम में टोटल एनर्जी कितना होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला, फॉर्मूला आपका है, अब आप सोचिए एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ सी वी स्क्वायर हाफ क्यू स्क्वायर बाय वी। यहाँ पे आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, सी दिया हुआ है, भी दिया हुआ है, सो सिंपली वी विल पुट हाफ सी वी स्क्वायर। अगर आपके पास पेन एंड पेपर है तो क्विकली इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिए, मेरे साथ आप करेंगे तो ज्यादा इफेक्टिव होगा, क्योंकि ऐसे लगेगा कि आप सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हो। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू सी व्हाट वी हैव, half into 10 microfarad micrometer per minus 6 into v is 100 into 100, ये आपका 100 वोल्ट आपका क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस है, so we have 100 into 100, so what the value is 1 by 2 into 10 to power minus 1। ठीक है, क्विकली मैं कर दे रहा हूँ, ये 10 का पावर 4 और 10 का पावर 5 हो गया, 10 का पावर 5 और यहाँ पे 10 का पावर माइनस 6 और प्लस 5 माइनस 1 हो जाएगा। नाउ वी हैव दिस वैल्यू, सो इट बिकम्स 0.5 into 10 power minus 1। अगर इसको क्रॉस मॉडिफाई करेंगे देन इट बिकम्स 5 into 10 power minus 2 जूल। नाउ व्हाट इज द करेक्ट आंसर, यहाँ पे आप देखिए डी नंबर 5 10 to power minus 2 जूल, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्या किया 0.5 10 to power minus 3 जूल कर दिया है। ठीक है, मुझे समझ में आ रहा है कि आपने कहाँ गलती की होगी, इसको आप इसमें कन्वर्ट करने में थोड़ा सा मिस्टेक किए होंगे। ठीक है, सो द राइट आंसर इज डी। कैन यू कोई प्रॉब्लम हो तो अपना हैंड रेज कर लीजिएगा, आई विल ट्राई टू लिसन यू, और मैं आपको सुनूंगा भी और फिर क्वेश्चंस को मैं देखने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ये दो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जो आप लोगों ने गलती किया है, इसको भी थोड़ा मैं दिखाता हूँ। दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या है, a loop carrying a current I in clockwise direction is placed in xy plane। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, मैं फिर आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। In a uniform magnetic field direct along z-axis, the tendency of the loop will be to move along x-axis, move along y-axis, shrink and expand। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा we will try to use our hand। अभी क्वेश्चंस जो आपका कर रहा है इस पे मैं थोड़ा वर्कआउट करता हूँ। ए लूप कैरिंग अ करंट, आपका लूप क्या है, जस्ट मिनट से, ये आपका एक प्लेन है। ठीक है, दिस इज अ प्लेन, ये आप x मान लीजिए, इस डायरेक्शन में x है और इस डायरेक्शन में y है। ठीक है, नाउ व्हाट इज सेइंग, ये कह रहा है कि एक लूप है जो करंट फ्लो करंट कैरी कर रहा है इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब क्या होगा, आप देखेंगे जो मैं दिखा रहा हूं, इट इज लाइक दिस, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट जा रहा है। ठीक है, नाउ अगर ये x है, ये अगर y है, तो z की तरफ z होगा आपकी ओर, दिस इज द z, x y and this is your z, means this is the z। now see, अब करंट ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे करके मूव कर रहा है। ठीक है, क्लॉकवाइज। नाउ मैं अब यहां से प्रूव करता हूं, इस जगह पे यहाँ पे करंट का डायरेक्शन क्या होगा, टेंडेंसी इधर से ऊपर की होगी। ठीक है, नाउ आपका क्या है, आइडियल क्रॉस बी, बायोट साइड क्लॉकवाइज आपका आइडियल क्रॉस बी, ये आपका करंट का डायरेक्शन, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। सो व्हाट इज द आईएल क्रॉस बी, आईएल क्रॉस बी, देखिएगा इसको मैं थोड़ा घुमा रहा हूं ऐसे, आईएल क्रॉस बी, आईएल क्रॉस बी। ठीक है, नाउ व्हाट इज दैट, क्या देख रहे हो आप, आईएल क्रॉस बी किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्लॉकवाइज देख रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज देख रहे हो, इट इज क्लॉकवाइज एक्चुअली। तो क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, फोर्स, अगर क्लॉकवाइज होगा तो फोर्स क्या होगा, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, यानी कि इधर की ओर फोर्स लगेगा, इधर की ओर फोर्स लगेगा, समझ रहे हैं, इट मींस इट फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन। आपका लूप ऐसे है, ठीक है, आपका लूप कैसे है और फोर्स यहाँ पे फोर्स इधर लगता है, इसका मतलब क्या है, इसको श्रिंक करने की कोशिश करेगा, इट विल ट्राई टू श्रिंक इट। सो इट्स करेक्ट ऑप्शन विल बी, its correct option will be the C, that is the loop will shrink। Now we'll see the next question। ये समझ में आ गया आपको सभी को, किन्हीं को इशू हुआ तो आप प्लीज रेज योर हैंड, we have the options। Now we'll see the next question। ये क्वेश्चन भी बहुत आसान सा क्वेश्चन था और बहुत सारे आप लोगों ने मिस किया है, बट लेट अस सी व्हाट व्हाई इट वाज सो डिफिकल्ट टू मेनी ऑफ यू, मुझे पता नहीं क्यों डिफिकल्ट लगा, बट इट्स सो इजी। लेट अस सी, रीड द क्वेश्चंस।
A galvanometer of resistance Go is converted into an ammeter of range 0 to I ampere. If the current through the galvanometer is 0.1% of Ia, the resistance of the ammeter is. Now first of all सिंपल है, सबसे मैंने जो पहली बात कही है, आप लोग अपना पेन एंड पेपर उठा लीजिए और काम पे थोड़ा लग जाइए। सबसे पहले क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। क्योंकि ये बात कर रहा है एमीटर बनाने की बात कर रहा है, तो एमीटर को क्या करते हैं गैल्वेनोमीटर में, जब भी हम गैल्वेनोमीटर को एमीटर बनाते हैं, तो चूंकि सारे करंट को एमीटर से पास करना होता है, सारे करंट को क्या होता है एमीटर से पास करना होता है, इसीलिए हम एमीटर को क्या गैल्वेनोमीटर के लिए शंट रेजिस्टेंस लगाते हैं। जस्ट लेट मी टेल यू, ये आपका गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, और चूंकि ये पूरा का पूरा जो एमीटर होगा वो सीरीज में लगेगा, यानी कि करंट को डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए, तो हम क्या करते हैं इसमें एक छोटा सा रेजिस्टेंस लगा देते हैं जिसको हम बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस, दैट इज स्मॉल अमाउंट एस। ठीक है, इसके थ्रू स्मॉल करंट जिसको बोलते हैं आईजी, इसके थ्रू ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, और ये आपका हो गया शंट रेजिस्टेंस के थ्रू। अगर यहां से हम आई करंट के लिए मेजरमेंट बनाना चाहते हैं, ध्यान सुनिएगा, अगर हमारे पास आई यहाँ पे क्या दिया हुआ वैल्यू, अगर हम करंट आई के लिए एमीटर बनाना चाह रहे हैं, तो करंट आई के लिए हमने एक शंट रेजिस्टेंस को गैल्वेनोमीटर के पैरेलल जोड़ दिया है। आईजी करंट इसके थ्रू पार हो रहा है, और बाकी जो करंट बचा, और बाकी करंट कितना बचा, द वैल्यू इज आई माइनस आई जी, वो क्या हो रहा है शंट रेजिस्टेंस के थ्रू पास हो रहा है। ठीक है, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे आपके पास देखिए ये पॉइंट दोनों सेम पोटेंशियल पे हैं, तो उस वजह से यहाँ का जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा थ्रू शंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर। तो दोनों को इक्वेट कर लेते हैं, क्या हो जाएगा हमारे पास आई माइनस आई जी इंटू एस इक्वल टू क्या हो जाएगा आई जी इंटू। दिस इज द मेन पॉइंट। सबसे पहले आपको ये समझ लेना है कि ये आपका यहाँ पे आता है। नाउ विल सी व्हाट आर द सिचुएशंस, सी हियर a kilometer of distance g ohm is converted to a meter of 0 to I, हमें मैक्सिमम ये देखना है। if the current through the galvanometer is 0.1% of I, ध्यान सुनिएगा IG क्या है 0.1%। अब यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स बच्चों स्टूडेंट्स ने किया है, क्या किया है, IG is equal to 0.1% कह रहा है ऑफ I। कुछ स्टूडेंट्स ने क्या किया है इसको IG is equal to 0.1I, दिस इज रॉन्ग। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है 0.1%, see here 0.1%, so in fact actually Ig is equal to 0.1 by 100 into I, the value is 0.001 I, यानी कि Ig के थ्रू 0.001 of the net current passing will pass, so we can put here the values। अब हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर सकते हैं, तो देखिए आपका हमारा काम बहुत आसानी से हो जाएगा। So let put the value। आई की जगह पुट करते हैं वैल्यू को, आई की जगह आई रहने दीजिए, आई जी की जगह हम लोग क्या करते हैं 0.001 आई इंटू एस इक्वल टू 0.001 आई इंटू जी। अगले स्टेप में देखेंगे, हमारा वैल्यू हो जाएगा 0.999 आई इंटू एस इक्वल टू 0.001 आई इंटू जी। सो व्हाट वी हैव, ये आपका आई और आई इधर दोनों, जस्ट मिनट थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है यहाँ पे 9 वैल्यू और आएगा, जस्ट मिनट, द वैल्यू बिकम्स हियर 0.992 आई इनटू एस। ओके, सो व्हाट वी हैव, आई को कैंसिल कर दीजिए दोनों साइड से, ये यहाँ भी 0.3 है यहाँ भी 3 है, तो वी कैन कैंसिल इट आउट,
what we have f is equal to 0.001 upon 0.999 g, इसको भी हटा दीजिए, इसको भी हटा दीजिए, द वैल्यू बिकम्स 1/999 g। तो शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/999 g, और सिंपली g by 999। नाउ सी वेयर वी हैव द ऑप्शंस, द करेक्ट ऑप्शन इज g by 999 ओम। ठीक है, तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे आपको दो चीजों का ध्यान रखना है जब भी आप कन्वर्सन के लिए लेते हैं। एक क्वेश्चन तो मोस्टली आते हैं, या तो एमीटर में कन्वर्सन का क्वेश्चन आएगा या तो वोल्टमीटर में कन्वर्सन का क्वेश्चन आएगा। तो इस पे हमको ध्यान देना है। ध्यान क्या क्या देना है कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल करना है, और ये जो आपका रिलेशन दिया हुआ है दिस वन, इस पे आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोकस लेके चलना है, आपको क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएंगे। ठीक है, नाउ वी सी नेक्स्ट क्वेश्चन, we'll move to the next question। ये बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था, और इसको बहुत सारे स्टूडेंट ने मिस किया है। ठीक है, क्या कह रहा है इसको देखिए, इन द फोर रीजन्स 1 2 3 and 4 द इलेक्ट्रिक फील्ड आर डिस्क्राइब्ड एज। चार रीजन दिया हुआ है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी दिया हुआ है। रीजन वन में क्या है, ई नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किसका किसका फंक्शन है, के इज कांस्टेंट, जेड इज वेरिएबल, जेड इज अलोंग द एक्स एक्सिस, ओमेगा इज एंगुलर स्पीड, एंड टी इज द टाइम। यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक, संजय आप अपना थोड़ा सा अलर्ट रहिए, ठीक है ना। नो सी, यू विल सी, इस जगह पे देखिए ये टाइम के साथ और जेड के साथ वेरी कर रहा है। रीजन टू में देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, इट इज नॉट वेरिंग। अगर हम बात करें रीजन थ्री में, तो ये जेड के साथ वेरी कर रहा है। ठीक है, नाउ रीजन फोर में भी देखिए तो ये भी जेड के साथ ही वेरी कर रहा है। तो अगर हम चेंज करें, अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, द डिस्प्लेसमेंट करंट विल एग्जिस्ट इन द रीजन। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, आपने पढ़ा होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसका एक कंपोनेंट होता है। तो यानी कि टाइम के वेरिएशंस के साथ होना चाहिए। अगर टाइम के साथ कुछ वैरी नहीं कर रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ कांस्टेंट है। और इस केस में यहाँ भी टाइम के साथ कांस्टेंट है, यहाँ भी टाइम के साथ कांस्टेंट है, और यहाँ भी टाइम के साथ कांस्टेंट है, तीनों जगह पे टाइम के साथ कांस्टेंट है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नॉट चेंजिंग। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं इस केस में क्या होगा आपका, देयर विल बी चेंज, फाइल विल चेंज, किसके साथ, टाइम के साथ। और डिस्प्लेसमेंट करंट टाइम के साथ वेरिएशन पे डिपेंड करता है। दैट्स व्हाई विल सी दैट डिस्प्लेसमेंट करंट जो है वो रीजन वन में एग्जिस्ट करेगा। द डिस्प्लेसमेंट करंट विल एग्जिस्ट इन द रीजन वन। ठीक है, नाउ विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, बस थोड़ा सा अगर आप डायग्राम बनाइए और कुछ अलर्टनेस रखिए तो आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। लेट अस सी व्हाट दिस क्वेश्चन सेज। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ सेल इज एन ओपन सर्किट इज 8 वोल्ट। आपके पास एक सेल दिया हुआ है, ओपन सेल, और उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 8 वोल्ट है। इट फॉल्स टू 4 वोल्ट व्हेन अ करंट ऑफ 4 एम्पीयर इज ड्रॉन फ्रॉम। जब इससे 4 एम्पीयर का करंट निकलता है बाहर, तो ये क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी जो है आपका, वो 4 वोल्ट हो जाता है। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज, देखते हैं इस क्वेश्चन को पहले ड्राइंग कर लेते हैं। क्योंकि ये सेल है तो सेल के अंदर दो पार्ट होता है, एक तो ईएमएफ सोर्स होता है, और दूसरा आपका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है आर। नाउ सी, ये जो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है कैसे वर्कआउट करता है, जब आप ओपन सर्किट, जैसा कि पहले कर ओपन सर्किट में, जब आप ओपन सर्किट में इसको मेजर कर रहे हैं, इसका मतलब ओपन सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं करता है। किसी भी रेजिस्टेंस के थ्रू पोटेंशियल ड्रॉप तभी होता है जब उसके थ्रू करंट फ्लो करता है। क्योंकि ये ओपन सर्किट है, यानी कि जो पोटेंशियल ड्रॉप बता रहा है, वो पोटेंशियल ड्रॉप इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में बता रहा है, यानी कि ईएमएफ इज इक्वल टू 8 वोल्ट विदाउट कंसीडरिंग द इंटरनल
रेसिस्टेंस। नाउ विल सी क्या हो रहा है जब इसमें करंट फ्लो कर रहा है। इट फॉल्स टू 4 वोल्ट व्हेन a current of 4 ampere is drawn from it. Now we will draw the same diagram और इससे हम क्या करेंगे, करंट निकालेंगे। आई करंट जाएगा, ये आपका 8 वोल्ट है और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई आर। नाउ व्हाट इज द वैल्यू, 8 माइनस आई आर इज इक्वल टू 4। ध्यान से देखिएगा, 8 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप हुआ है और यहाँ पे हो रहा है आई आर, और हमारा रीडिंग क्या बता रहा है, इट फॉल्स टू 4 वोल्ट व्हेन करंट ऑफ 4 एम्पीयर इज ड्रॉन। सो ये 4 वोल्ट हो जाता है जब हम यहाँ पे क्या करते हैं, 4 एम्पियर का करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है। सो व्हाट वी हैव, 8 माइनस 4 into R is equal to 4. So what we have? See, this 4 is the current that is flowing through it. Now we have 8 minus 4 is equal to 4R, implies 4 is equal to 4R, and so simply R is equal to 1 ohm. Okay. Any problem till now? Please raise hand if you have any problem. Okay. So this is the question that was simple, and I think जो भी मैं क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस भी करते रहिएगा। हाँ, थैंक यू साइंस। इसी तरह से आप लोग इंडिकेट कीजिए, थंब हिंट दे दीजिए, मुझे भी लगेगा कि नहीं मैं एक्टिव इंटरेक्टिवली बात कर रहा हूँ। ठीक है, ओके। नाउ we'll see some more questions that has I have thought. uh, yes, very simple question जिसमें आप लोग बहुत सारे बच्चे फंस गए हैं, और ये क्वेश्चन आप देखो प्लस सर, इट वाज रियली वेरी टफ क्वेश्चंस। बिल्कुल टफ क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो कि रियली में टफ नहीं है। यस, आपको याद आ गया होगा। और मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चंस आप देख के बनाओगे, नो नीड टू इवन यूज योर पेन एंड पेपर, और मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसी वे में। 12 negative charges of same magnitude are equally spaced and fixed on the circumference of the circle of radius r as shown in figure 1। देखिए, ये फिगर 1 है, इसमें एक सर्कमफ्रेंस है, हमने इसमें नेगेटिव चार्ज रखा है सेम मैग्नीट्यूड का और इक्वली स्पेस्ड है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, इक्वली स्पेस्ड है। रिलेटिव टू पोटेंशियल बीइंग जीरो एट इंफिनिटी, हमने नॉर्मली पढ़ाई है कि इंफिनिटी पे हम पोटेंशियल को रेफरेंस को जीरो मानते हैं, दैट्स गुड। उस पे उसी का आधार पर डेरिवेशंस भी किए थे। फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर सी ऑफ द सन। तो सबसे पहले याद कीजिए कि किसी चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर, किसी चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होता है। पोटेंशियल के बारे में आपने पढ़ा होगा, पी पोटेंशियल जो होता है वैल्यू दैट इज v इक्वल टू व्हाट, k q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, यही होता है। अब यहाँ पे डिपेंड किस पे डिपेंड करता है, ये क्यू पे डिपेंड करता है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। नेगेटिव होगा तो पोटेंशियल नेगेटिव होगा, पॉजिटिव है तो पोटेंशियल पॉजिटिव, पहली बात। दूसरी बात, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये सिंपली क्या है, आप वैल्यू ऐड कर लेंगे। अब इस पॉइंट की वजह से, इस चार्ज की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी मैं के भी यूज कर रहा हूँ तो इसको डाल दूंगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, इसकी वजह से। फिर इसकी वजह से क्या होगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यानी हर एक की वजह से सेंटर पे क्या होगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। समेशन भी होता है, तो सारे समेशन अगर आप जोड़ देंगे, चूंकि 12 है टोटल, तो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू 12 q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। दिस इज द पोटेंशियल एट द सेंटर। नाउ इसमें आपको एक और चीज पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर। नाउ वी विल टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, तो इसकी वजह से अब देखिए, चूंकि इक्वली एक्सप्रेस्ड है,
इक्वली रखा गया है। और कितने नंबर में हम देखें तो इट इज टोटल नंबर इज 12। टोटल नंबर इज 12, यानी कि इक्वली स्पेस्ड है। इसके जस्ट अपोजिट में, और प्रॉपरली डायग्राम देखेंगे तो इसके जस्ट अपोजिट में, यस, ठीक है। नाउ सी, इस चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से, चूंकि ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? टुवर्ड्स द चार्ज। और यहां पे क्या होगा, चूंकि ये भी नेगेटिव चार्ज है, इसमें भी डायरेक्शन क्या होगा? द सेम डायरेक्शन। क्योंकि चार्जेस इक्वल है, तो जितना इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना इधर होगा, यानी कि इन दोनों की वजह से यहाँ पे जो एक पेयर कैंसिल आउट हो गया, इसकी वजह से और इसकी वजह से एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे यहाँ पे, ये इधर और ये भी इधर, सिमिलरली इधर और इधर, यानी कि आपके पास 6 अपोजिट पेयर्स बनेंगे जो एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल आउट कर देंगे। सो सिंपली विदाउट मच कैलकुलेशन, द नेट फील्ड एट द सेंटर इज इक्वल टू 0। ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये क्वेश्चन भी बड़े मजेदार है। आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पकड़िएगा, ये बहुत ही आसानी से बन जाएगा। देखिए क्या है। इफ द चार्जेस आर unequally spaced and fixed on an arc of 120 degree of radius r as shown in figure 2, find electric potential at the center C। क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, बस आपको परेशान कर दिया है। इस 120, अभी जैसे मैं सॉल्व करूंगा, 120 डिग्री का कोई मतलब ही नहीं है। सब क्या कर रहे हैं? अनइक्वली प्लेस्ड, पहली बात। दूसरी बात, आपको निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं कर रहा है, ये आपको निकालने के लिए कह रहा है पोटेंशियल क्या होगा। तो पोटेंशियल तो उससे मतलब नहीं है कि इलेक्ट्रिक उसका डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि वो तो इलेक्ट्रिक वेक्टर क्वांटिटी है ही नहीं, ये तो स्केलर क्वांटिटी है। तो इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से, चूंकि सभी के सभी डिस्टेंस आर पे है, तो एक की वजह से क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, 12 की वजह से क्या हो जाएगा? 12 क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। यानी कि चार्जेस को आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके रखो, या आप एक साइड में करके रखो, यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा दैट विल बी 12 क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। क्लियर है? क्लियर? कोई इश्यूज है? ओके, ओके, डन। हाँ, सकते हो, बोलिए क्या इशू है, सकते हो। अच्छा, अच्छा, ठीक है। कोई है क्या यहाँ पे? वेट कर रहे हैं, पता नहीं। नाउ आई एम लुकिंग फॉर अनदर क्वेश्चन। एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन आया था, और इसमें भी आप लोग फंसे। हाँ, देखिए बहुत सुंदर सा क्वेश्चन। मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ a frequency 5.0 into 10 power 14 hertz passes from air into a medium of refractive index 1.5. Find the wavelength of the light reflected and refracted at the interface of the two medium. Now, ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, और आपने इसको डायग्राम बनाया होगा तो क्वेश्चन आपको क्लैरिटी आ जाए। कम से कम अगर दूसरा क्वेश्चन फंसते भी तो पहला क्वेश्चन बन जाता। बाय द वे, लेट अस सी दिस क्वेश्चन। ये आपका इंटरफेस लेके चल रहा हूं। ये आपका इंटरफेस आ गया है, ठीक है। मोनोक्रोमेटिक लाइट है, यानी कि एक ही फ्रीक्वेंसी, मोनोक्रोमेटिक का मतलब एक ही फ्रीक्वेंसी की लाइट है। ये इस पे फॉल किया है, और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 5.0 इंटू 10 to the power 14 हर्ट्ज। दैट्स गुड, हमारे पास फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। अब ये क्या कर रहा है? passes from air into a medium of refractive index 1.5, find the wavelength of the light reflected। यानी कि ये लाइट जो है वो क्या होगा? एक पार्ट इसका रिफ्लेक्ट होगा, और दूसरा पार्ट इसका रिफ्रैक्ट होगा। दिस इज रिफ्लेक्टेड एंड दिस इज रिफ्रैक्ट, ठीक है। नाउ व्हाट वी हैव, जब रिफ्लेक्शन हो रहा है इसका मतलब
जो लाइट यहाँ पे है वही प्रॉपर्टी इसके साथ है, इट मीन्स देयर इज गोइंग टू बी नो चेंज। नाउ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ? आपने पढ़ा है वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी का रिलेशन, लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी। तो लैम्डा का वैल्यू क्या हो जाएगा, सी बाय न्यू। सी कितना है, 3 × 10⁻⁸, और न्यू कितना है आपका, 5 × 10⁻⁴। द वैल्यू कम्स टू बी 0.6 × 10⁻⁻6, और द वैल्यू कम्स टू बी 6 × 10⁻⁻7 मीटर। यानी कि जो रिफ्लेक्टेड, इसीलिए मैंने कहा थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, जो यहाँ पे आ रहा है वही रिफ्लेक्टेड का है, और इसका वेवलेंथ कितना आ गया, 6 × 10⁻⁷ मीटर। ना दूसरा, कभी कभी हम फॉर्मूला भूल भी जाते हैं, ठीक है, तो जब फॉर्मूला भूल जाते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट पकड़ के रखिएगा, तो कभी भी फॉर्मूला भूला हुआ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। अभी देखिए, सपोज आई डोंट रिमेम्बर द फॉर्मूला, हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.5 है, हवा में और मीडियम में, किसी मीडियम में जिसमें इंटर करा है उसका 1.5 है। इसका मतलब क्या है, आपको पता होगा कि वेलोसिटी डिफाइन करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, और जैसे ही हवा से हम किसी मीडियम में जाते हैं वेलोसिटी घट जाती है। तो जो वेलोसिटी है इनसाइड द मीडियम, इनसाइड द मीडियम जो वेलोसिटी है क्या होगी, जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, चूंकि घटेगा तो घटने के लिए आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे या गुना करोगे, सिंपली भी डिवाइड। तो कहने का मतलब यह है कि इस मीडियम में भी में जो आपका बी इन मीडियम इक्वल टू व्हाट, सी बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हमारे पास कितना वैल्यू है, 3 × 10⁸ अपॉन 1.5, एंड द वैल्यू बिकम्स 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी उस मीडियम में वेलोसिटी आपकी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और जैसा कि मैंने बताया है कि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता, फ्रीक्वेंसी नेवर चेंजेस, और अगर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रहा है तो व्हाट इज द वैल्यू, लैम्डा इक्वल टू हाउ मच, v अपॉन अगेन न्यू, 2 × 10⁸ अपॉन 5 × 10⁻14. So the value comes to be 0.4 × 10⁻⁻6 or 4 × 10⁻⁷ meter. So this is the value of the wavelength inside the medium. ठीक है? So this is the question. Now we'll see some more questions. One more question I'm going to tell you, और ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. Let us see this question. मैं एक्चुअली वैसे क्वेश्चंस उठा रहा हूँ नॉर्मली, जो क्वेश्चंस टफ बिल्कुल नहीं है लेकिन कुछ वजह से आप लोगों ने मिस कर दिया है, उसमें से ये भी एक क्वेश्चन। अब देखिए क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं तो ऑलरेडी ज्यादा पढ़ने का नहीं है, थोड़ा बहुत आइडिया ले लेता हूँ। स्ट्रोंटियम ट्राइनेट इज titanate is rare oxide in natural mineral found in Siberia. It is used as a substitute of for diamond because whatever it is, critical angle are 2.41 and angle is 24.5. Refractive index 2.41 है और angle 24.5 degree है, which are approximately equal to the refractive index and critical angle of diamond. It has all the properties of diamond. Even an expert jeweler is unable to differentiate between diamond and strontium titanate. A ray of light is incident normally on one face of equilateral triangle prism ABC made of strontium टाइटेनियम। तो यहाँ पे हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट चीज है, बाकी चीजें बकवास है, हमारे काम करनी है। हमारे पास जो क्वेश्चन है उसके लिए कुछ ही चीजें हमारे काम की है, और उसमें से कुछ कुछ चीजें में क्या आता है, पहला जो है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि दिया हुआ है कितना, 2.41, और दूसरा जो है एंगल,
दैट इज 24.5 डिग्री, दैट इज क्रिटिकल एंगल। और आपको पता है कि अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा इंसिडेंट होता है एंगल, तो लाइट टोटली रिफ्लेक्ट कर जाता है। ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट को लेके चलते हैं। अब देखिए, अब आते हैं इसके क्वेश्चन पे। कितना आसान सा क्वेश्चन है, आप देखो। ट्रेस द पाथ ऑफ द रे शोइंग इट्स पास्ट पैसेज थ्रू द प्रिज्म। अब आप देखो यहाँ पे कितना एंगल बना रहा है, व्हाट इज द एंगल? 90 डिग्री। और अगर 90 डिग्री पे फॉल करता है कोई भी लाइट, तो ऑब्वियसली विदाउट रेडिएशन निकल जाता है, क्योंकि ऑलरेडी वो टुवर्ड्स द नॉर्मल है, उसमें और बेंड होने का चांसेस नहीं है। इसका मतलब ये लाइट जो होगी वो क्या होगी, सिंपली इस तरह से ड्रॉ होनी चाहिए थी। ये ड्रॉ हो गया, अधिकतर बच्चों ने इसको काम नहीं किया है, तो आपने सिंपल सा ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पे देखिए एंगल कितना फॉल कर रहा है, इस ट्रायंगल पे फोकस कीजिए। ये आपका 90 डिग्री हो गया, ये आपका 60 डिग्री हो गया, तो जाहिर सी बात है कितना हो जाएगा, दिस इज योर 30 डिग्री। 30 डिग्री हो गया, और क्रिटिकल एंगल आपका कितना है, 24.5 डिग्री। ये आपका मीडियम कैसा है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 मान लेते हैं, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 मान लेते हैं। सो गिवन दैट n2 इज ग्रेटर देन n1, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या हो रहा है, वो लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में इंटर कर रहा है। तो ऐसे केसेस में क्या होते हैं वैल्यूज, आपका जो वैल्यू होगा क्या होगा, टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन जाएगा ये, एंड दिस विल मूव लाइक दिस। यानी कि सिर्फ दिस वैल्यू इज 30 डिग्री, ये टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। एंड नाउ विल सी दैट दिस इज रिफ्लेक्टेड। नाउ विल सी वन मोर थिंग। अब रिफ्लेक्शन हो रहा है तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगा। दिस इज योर आई एंड दिस इज योर आर, आई और आर दोनों बराबर होंगे। अब ये 30 डिग्री है, ये नॉर्मल है, तो ये 60 डिग्री होगा, ये भी 60 होगा, इट मीन ये भी 30 से क्या होगा, इस इस एंगल का वैल्यू आपका 30 हो जाएगा। दिस इज ऑल्सो 30 डिग्री। नाउ यू कैन फाइंड इजीली, आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं कि इनका वैल्यू क्या होगा। अब ये क्या होगा, ये 30 है, और चूंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये भी 60 है, तो क्या होगा, सीधा का सीधा विदाउट डिफ्लेक्शन फिर से वो पार हो जाएगा। तो दिस इज द ट्रेसिंग ऑफ द पाथ, और जिन्होंने इनको ट्रेस कर लिया है, यू हैव गॉट द पॉइंट्स। नाउ फाइंड द वेलोसिटी ऑफ लाइट थ्रू द प्रिज्म। वेरी सिंपल, वेलोसिटी क्या होगा प्रिज्म में, फॉर्मूला इज सिंपल, c बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी। वैल्यू पुट कर देंगे 3 अपॉन 2.41, इसका वेलोसिटी मिल जाता है। ब्रीफली एक्सप्लेन टू एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस। बहुत लोगों ने लिखा है, लोगों ने लिखा है ऑप्टिकल फाइबर, diamond, so many things you already know, rainbow, but mainly I wanted to talk about these two questions जो बहुत लोगों ने गलतियां की है। ओके, अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूँ, इतने लोगों ने गलतियां किया है, और ये मुझसे बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं था, बट नो इशू, थोड़ा सा हो जाता है एग्जाम के टाइम में, प्रेशर जो होता है उसकी वजह से। चलिए मैं इसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं। बहुत सा सिंपल क्वेश्चन है। नाउ सी दिस क्वेश्चन, कह रहा है द फॉलोइंग फिगर शोज a circuit diagram, we can find the currents through the potential difference across different resistors using Kirchhoff's laws। बहुत सारे बच्चों ने Kirchhoff's laws यूज करना शुरू कर दिया, इसको बनाना शुरू कर दिया, बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन बनाया भी है Kirchhoff लॉ लगा के। नो रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट ही नहीं था। अगर आपने क्वेश्चन को पढ़ा होता तो रिक्वायरमेंट था ही नहीं, ये सिर्फ आप कंफ्यूजन के लिए कर दिया आपने। आपसे क्या कहा है क्वेश्चन, which points are at the same potential in the circuit। आपको सिर्फ ये बताना था किसमें से कौन कौन से पॉइंट सेम पोटेंशियल पे हैं। सिंपल सी बात है, यहाँ पे पोटेंशियल हाई है, पोटेंशियल ए, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, चूंकि ये सारे के सारे पॉइंट्स एक ही वायर से कनेक्टेड हैं, कहीं पे बीच में रेजिस्टेंस नहीं है, कहीं पे बीच में ईएमएफ बैटरी नहीं है, तो ए बी और सी क्या होंगे, सेम पोटेंशियल पे होंगे। आई भी सेम पोटेंशियल पे होगा। द सेम वे A, B, C and I are on the same potential. Similarly, point H, point G, point J and point F, these four are at the same potential.
अगेन पॉइंट ई एंड पॉइंट डी आर एट द सेम पोटेंशियल। ये क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चों ने किसी ने लिखा है ए बी, किसी ने लिखा है ए बी जी, वट एवर इट इज, बट देयर आर टू मेनी मिस्टेक्स। नाउ व्हाट इज द करंट थ्रू आर्म बीजी? आर्म बीजी कौन सा है? ये आपका बी है और ये आपका जी है। सो यू आर आस्क्ड अबाउट द करंट थ्रू इट। वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए, ये रेजिस्टेंस 10 ओम है और यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है। अगर आप ओवरऑल व्यू देखिए विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर, सिंपली से देखिए, यहाँ पे दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, टोटल वैल्यू जुड़ जाएगा, यानी कि इसका वैल्यू हो जाएगा 10 ओम, इसका वैल्यू ऑलरेडी, so this is 10 and this is 10, और 10 और 10 क्या हो जाएगा, अगेन इट इज इन पैरेलल। तो पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल का वैल्यू क्या होता है, नेट वैल्यू इज R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, तो ये आपका हो गया, दिस इज 10 एंड दिस इज 10 टोटल के साथ, तो 10 गुना 10 अपॉन 10 प्लस 10, द वैल्यू कम्स टू बी 5 ओम। तो इसका मतलब है कि इन दोनों को अगर आप हटा के एक फाइनल लगाते हैं 5 ओम का। नाउ अब आपके पास कितना हो गया, नाउ सी, ये 5 ओम हो गया है, और अब आपके पास 1 ओम और 5 ओम, ये दोनों सीरीज में आ गए। ठीक है, अब ये सीरीज में आ गए तो क्या होगा, टोटल रेजिस्टेंस 6 ओम हो गया, टोटल वोल्ट 6 है। सो व्हाट इज द करंट, करंट इज इक्वल टू हाउ मच, I इज इक्वल टू वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, दैट इज इक्वल टू 1 एम्पियर। यानी कि इसके थ्रू हमारे पास करंट कितना फ्लो करेगा, 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है ना। ये 1 एम्पियर करंट किसके थ्रू फ्लो कर रहा है, इसमें 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। अब देखिए यहाँ भी 10 और यहाँ भी 10 है, और चूंकि करंट 1 है, दोनों सिमेट्रिकल है, यानी कि ये करंट क्या होगा, सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट होगा। यहाँ पे 5 0.5 एम्पियर एंड यहाँ पे भी 0.5 एम्पियर। लेट अस फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस R3। R3 कहाँ है, यहाँ पे है। यहाँ पे 0.5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ पे आपका 0.5 एम्पियर फ्लो कर रहा है। सो 0.5, यहाँ भी 0.5 ओम है, द नेट पोटेंशियल ड्रॉप इज 0.5 into 5, that is equal to 2.5 वोल्ट। ठीक है, तो इस तरह से वेल, ये क्वेश्चन भी आपको बहुत लोगों ने थोड़ी थोड़ी गलतियां की हैं, बट बाय द वे नॉट ए बिग प्रॉब्लम, एंड आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कुछ तो डेरिवेशंस थे जो आप लोगों ने किए हैं। एक और क्वेश्चन मैं भी बताना चाह रहा था, वो जो आप लोगों ने थोड़ा सा मिस किया है। यस, वन मोर क्वेश्चन, अगेन ये गैल्वेनोमीटर का क्वेश्चन है। अभी हमने क्वेश्चन देखा था गैल्वेनोमीटर का, और अभी मैं जो दिखाने जा रहा हूँ ये वोल्टमीटर से रिलेटेड है। Now, a galvanometer is converted into voltmeter of range 0 to V volt using a resistor of 9900 ohm. ये W गलती से लिख गया है. It is actually ohm. If a resistor of 4900 ohm is used, the range becomes half. Calculate resistance of the galvanometer and resistance required to convert it into a voltmeter of range 0 to 2 V volt. यानी कि आपके पास तीन सिचुएशन दी है। सिचुएशन 1 है जब गैल्वेनोमीटर को 0 से V वोल्ट के लिए कन्वर्ट किया गया है। दूसरा सिचुएशन है जब इसको 0 टू V/2 वोल्ट के लिए कन्वर्ट किया गया है। और तीसरा सिचुएशन है जिसमें आपको 0 टू 2 वोल्ट, 2 V के लिए आपको इसमें कन्वर्ट करना है। ये तीन सिचुएशंस हैं जिसमें हमको डिस्कशन करना है कैसे होगा। तो सबसे पहले हमारे पास जो सिचुएशन है कि गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है। तो जाहिर सी बात है हम एक रेजिस्टेंस लगाएंगे जो कि सीरीज में लगेगा। किसमें लगेगा, सीरीज में लगेगा। सो व्हाट वी हैव, ये G हो गया, और दिस इज योर R1। इसके लिए हम R1 मान लेते हैं, इसके लिए हम R2 मान लेते हैं, और इसके लिए हम R3 मान लेते हैं। ठीक है, अलग अलग चीजें मान लेते हैं, थोड़ा सा काम करने में आसान होगा।
इस केस में दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा जब आप मेजरमेंट करेंगे? इट विल बी V। द सेम सिचुएशन होगा यहाँ पे G है, यहाँ पे R2 होगा, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? V/2। और उसी तरह से यहाँ पे R3 होगा, तो जब इसके अक्रॉस पोटेंशियल मेजर करेंगे इट शुड बी 2V। केस 1, केस 2, केस 3 के लिए। यहाँ तक आई हो सबको क्लियर हो रहा है ये तीनों मेन सिचुएशन? ठीक है, नाउ विल सी कैसे वर्कआउट करेंगे। देखिए जब वोल्टमीटर बनाते हैं तो हमारा सारा खेल किस पे होता है? सारा खेल होता है गैल्वेनोमीटर के मैक्सिमम करंट में जो फुल डिफ्लेक्शन दिखाएगा। यानी कि तीनों ही केस में यहाँ पे IG सेम होगा, IG, IG, and here it is IG। So what we have, हमारे पास तीन सिचुएशन आएगा, IG इंटू G प्लस R1। ध्यान से देखिएगा, इसका रेजिस्टेंस G है, इसका रेजिस्टेंस R1 है, दोनों सीरीज में है, दोनों जुड़ जाएगा। सो व्हाट वी हैव, IG इंटू ये रेजिस्टेंस प्लस ये रेजिस्टेंस, दोनों रेजिस्टेंस का जोड़, इक्वल टू हाउ मच? दिस वैल्यू कम्स टू बी V। उसी तरह से IG इंटू यहाँ पे लिखा, इसका रेजिस्टेंस G है और इसका रेजिस्टेंस R2 है। G एंड R2 दोनों सीरीज में है, दोनों जुड़ जाएंगे। IG इंटू G प्लस R2 इज इक्वल टू V/2। ठीक है, ना R1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? स्टार्टिंग में R1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 0 V वोल्ट के लिए 9900 ओम। सो वी कैन से दिस इज योर 9900 and this is your 4900। वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। सो व्हाट वी हैव, IG into G plus 9900 is equal to V, and here IG into G plus 4900 is equal to V/2। दो इक्वेशन मिल गया हमारे पास, ये R1 9900, ये R2 4900, यहाँ मैंने पुट कर दिया है। R1 की जगह 9900 एंड R2 की जगह पे 4900। नाउ वी कैन सिंपली डिवाइड इस इक्वेशन को 1 को 2 से डिवाइड कर दीजिए। व्हाट वी हैव, IG G plus 9900 upon IG G plus 4900 is equal to V upon V/2, that is equal to V/V into 2। सिंपली वी है, ये IG कट गया, ये V और V कट गया, तो हमारे पास क्या बच गया? G plus 9900 upon G plus 4900 is equal to 2। G plus 9900 is equal to 2 into G plus 4900, और जब इसको फर्दर आप सॉल्व करेंगे द वैल्यू कम्स टू बी 2G plus 9800। G का वैल्यू आपका हो जाएगा 100। ठीक है, तो ये बहुत आसानी से आपने क्या निकाल लिया, G इक्वल टू 100 हो, आराम से आप निकाल लेंगे। इसका मतलब यह है कि आपको इसका वैल्यू निकल गया है। नाउ सी, अब आप ये दो इक्वेशन हमारे पास ऑलरेडी है, अब एक और आप काम कर सकते हो। G जब निकल गया तो एक तीसरा इक्वेशन बनाते हैं ऑन दैट बेसिस। इस बेसिस पे एक तीसरा इक्वेशन बनाते हैं। यहाँ पे IG पास कर रहा है, तो IG इंटू G प्लस R3 इक्वल टू हाउ मच? 2B। इसको भी नोट कर लेते हैं, IG इंटू G प्लस R3 इज इक्वल टू 2B। नाउ व्हाट वी हैव, IG G प्लस R3 हमको निकालना है, जस्ट अ मिनट, R1 इज इक्वल टू B। मैं पहला उठा लेता हूँ यहाँ से, ये देखिए IG प्लस R1 इज इक्वल टू B, यही है ना? और ये तीस दोनों मैंने निकाला है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। See both are same, I have written the right thing। ठीक है, now again इसको और इसको डिवाइड कर दीजिए। So what we have, IG into G plus R3 upon IG into G plus R1
इक्वल टू टू भी वैल्यू, यहां से वैल्यू उठा दिया मैंने, ये टू भी मैंने ऊपर रख दिया और ये वाले पोर्शन को हमने नीचे रख दिया। अगेन आपका आईजी आईजी कैंसिल हो जाएगा। व्हाट वी हैव, जी का वैल्यू आपका 100 है, R3 का वैल्यू आपको निकालना है, यहाँ भी 100 है, प्लस R1 का वैल्यू आपको पता है 9900 है, ये भी कट गया, दिस इज द वैल्यू 2। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 100 प्लस R3 इक्वल टू 200 प्लस, ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, R1 is 9900 ना, so 200 plus 19800 exactly it is, so R3 का वैल्यू हो जाएगा 19900। सो एमीटर एंड वोल्टमीटर, इन दोनों के, इज इट विजिबल और नॉट? आर यू देयर सत्यम? ओके ओके, सो क्लियर हो गया कि क्वेश्चंस कितना आसान है एमीटर और वोल्टमीटर का, ये क्वेश्चंस बना लीजिएगा, वेरी इजी, दोनों मैंने तरीका बता दिया है। और एटलीस्ट दोनों में से एक क्वेश्चन तो आएंगे ही, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना, है ना। एंड आई होप आपको समझ में आया होगा, प्रॉपरली आपने इसको देखा होगा, ठीक है। और इसको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कुछ कुछ जगह पे मिस हुआ होगा तो मैं इसको यूट्यूब में भी डाल दूंगा, पॉसिबिलिटी अगर मेरे पास सेव हो गया होगा तो, और आप वहां से भी देख सकते हैं कुछ रेफरेंस के लिए। अभी किन्हीं को कुछ इशू है, अगर आप किसी खास क्वेश्चन पे डिस्कशन करना चाहते हैं आप लोग कि सर ये क्वेश्चन थोड़ा इशू हो रहा है, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं उसी क्वेश्चन को उठा के प्रैक्टिस करवा दूंगा, ठीक है। आज तो मैंने जो क्वेश्चन एग्जाम में आया था उसी को प्रैक्टिस करवाया है, अब से मैं चैप्टर वाइज कोशिश करूंगा प्रैक्टिस करवाने का, ठीक है। तो किन्हीं को किसी तरह का इशू? सत्यम, पीयूष, अमन, सनेश, अर्पित एंड संजय। ओके, तो आज यही पे रखते हैं इसको, है ना। थैंक यू, थैंक यू एवरीवन।